हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर है। जैसा कि हम इससे पूर्व के लेक्चर में स्थल मंडल और वायुमंडल दोनों को बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा वायुमंडल भी समाप्त हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 सेगमेंट आपको मैंने बताए थे: स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, आज हम लोग जलमंडल वाला पार्ट पढ़ेंगे, या इसको हम बोलेंगे ओशियनोग्राफी। आज हम लोग पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी। ठीक है, आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी या विश्व का भौतिक भूगोल आज इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ जो छोटे रटने वाले टॉपिक हैं, अगर आप उसे खुद ही अपनी कॉपी में नोट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे विश्व के, आपको अपनी नोटबुक पे और क्या क्या एक्स्ट्रा नोट करना है: विश्व के पर्वत या पर्वतमालाएं, ठीक है, विश्व की जनजातियां, ठीक है, विश्व के वन एवं घास के मैदान। ठीक है, अब ये मैं आपको इसमें भी करा सकता था, लेकिन इसमें मेरे समझाने लायक आपको कुछ भी नहीं है, ये आपको रटना ही है ये वाले टॉपिक। ठीक है, हालांकि इससे क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं, मतलब एक आध कभी आ जाता है, लेकिन अगर वो भी आपको अगर करेक्ट करना है तो ये इन टॉपिक्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको बाद में नोट डाउन आपको करवा दूंगा। अदरवाइज़ ये पूरा रटने वाला टॉपिक है, तो मैं सोच रहा था कि इसको अगर आप ही लोग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जितने भी समझाने वाले टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो मैंने समझा दिए, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए अभी मैं लेक्चर्स को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। और अगर इन टॉपिक्स के लिए मुझे समय मिलेगा तो मैं एक लेक्चर में इनको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपसे ट्राई हो पा रहा है या आप इसको अगर करने में कैपेबल हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं इसको फिर ज्योग्राफी जब कंप्लीट होगी मैं 1 या 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लेके इन बचे हुए टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आपको करा दूंगा। ठीक है, अभी मेरा ये मेन फोकस है वर्ल्ड ये फिजिकल ज्योग्राफी में या भौतिक भूगोल में किसी भी टॉपिक को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो। चाहे आप फिर आने वाले टाइम में, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, प्री तो छोड़िए, अगर आप मेंस भी लिखना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन इन आधारों पर बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी किसी भी टॉपिक पर समझ बहुत बेहतर है तो आप उसमें बहुत अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। एमसीक्यू को सॉल्व करने के साथ साथ आप उसमें बहुत अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। आंसर लिखने के लिए, एक बेटर आंसर लिखने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक पे। तो मैं ऐसी क्लासेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन क्लासेस में मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आपको हर टॉपिक बहुत डिटेल में समझाया जाए, आपको इन टॉपिक्स में कुछ भी रटाया नहीं जाए। ठीक है, जैसा कि आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी होगा। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी शुरू करते हैं। देखो, ओशियनोग्राफी में सबसे पहला टॉपिक है चक्रवात या साइक्लोन। ठीक है, चक्रवात या साइक्लोन। साइक्लोन कहते किसे हैं? साइक्लिक बिहेवियर ऑफ विंड साइक्लोन कहलाता है। या अगर मैं हिंदी में बोलूँ, निम्न दाबीय क्षेत्रों में वायु का चक्रीय व्यवहार चक्रवात कहलाता है। अब इसको समझिए, चक्रीय व्यवहार चक्रवात कहलाता है। मैंने क्या बोला? निम्न दाबीय क्षेत्र। निम्न दाबीय क्षेत्र मतलब अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की एयर ऊपर उठ रही होगी, ऐसे। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये माना निम्न दाबीय क्षेत्र है, यहाँ से एयर ऊपर उठ रही है लगातार। ठीक है, यहाँ से एयर क्या कर रही है? ऊपर की तरफ उठ रही है। अब क्या होगा? ये वाला जो स्थान है पूरा खाली हो गया। आसपास से क्या करेंगी? एयर्स इस जगह को भरने के लिए आएंगी। यहाँ से भी एयर आएगी, यहाँ से भी एयर आएगी। ठीक है, ऐसी एयर इसको भरने के लिए आएंगी। लेकिन होगा क्या? क्योंकि कॉरियोलिस बल लग रहा है, क्योंकि क्या लग रहा है? कॉरियोलिस बल लग रहा है। अगर कॉरियोलिस बल ना लगे तो जो खाली स्थान को भरने आ रही है एयर, इनको ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन पवनों की दिशा में, इस एयर की दिशा में जो इस जगह को फिल करने आ रही है, कॉरियोलिस बल लग रहा है। और मैंने क्या बताया था? उत्तरी ध्रुव में लगता है दाईं साइड, दक्षिणी ध्रुव में लगता है अपनी बाईं साइड। माना भी ये उत्तरी ध्रुव है, इसमें दाईं साइड लगेगा। अगर कोई विंड ऐसे आना चाह रही है तो ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, इसको भरने के लिए आ रही है तो ऐसे घूमेगी, और यहाँ से भरने आ रही है तो इसको अपनी दाईं साइड घूमेगी। अगर इसी को आप देखोगे, जो विंड इस खाली स्थान को भरने आ रही है, इनका आप पैटर्न देखो, ये देखो, ये घुमावदार पैटर्न बना दे रहा है यहाँ पे।
ठीक है, इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात। और वही मैंने यहाँ पे परिभाषा के फॉर्म में आपके लिए लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न दाबीय क्षेत्रों में वायु का चक्रीय व्यवहार चक्रवात का निर्माण करता है। ये भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया फिगर के माध्यम से। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर कम बनते हैं क्योंकि कॉरियोलिस बल कम होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था। कॉरियोलिस बल का क्या है, भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों की तरफ जाते जाते क्या होता है, ज़्यादा। ध्रुवों की तरफ जाते जाते क्या होता है, ज़्यादा। कॉरियोलिस ये भूमध्य रेखा पर कम बनते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉरियोलिस बल कम होता है। कॉरियोलिस बल अगर कम होगा तो जो एयर उस रिक्त स्थान को भरने आएगी उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा, और रोटेशन नहीं होगा तो उसका कुछ ऐसा शेप नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी एक और अगला पॉइंट है, नॉर्थ हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का जो आकार है वो क्या होता है, सुई की, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्योंकि अगर वो दाएं मुड़ रहा है अपने, जैसे यहाँ से कुछ एयर आई वो अपने दाएं मुड़ी, यहाँ से आई वो भी अपने दाएं मुड़ी, यहाँ से आई वो भी अपने दाएं मुड़ी, यहाँ से आई वो भी अपने दाएं मुड़ी। तो आप इनका फेस देखिए, इनका जो आगे का ये एरो का ये जो आगे का हिस्सा है, अगर आप इसको देखोगे तो कुछ ऐसा शेप बना रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ घूम रहा है, ऐसा शेप बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि कोरियोलिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को या एयर्स को अपनी दाईं ओर मोड़ देता है। इसीलिए क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन का आकार कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात देखोगे तो ऐसे घूम रहा होगा चक्रवात, ऐसे। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि क्या बोला था मैंने, बाईं ओर घुमाता है। ठीक है, अपनी बाईं ओर अगर घुमाएगा, जैसे यहाँ पे एयर आ रही थी अपनी बाईं ओर घूमी, ऐसे अपनी बाईं ओर घूमी, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, अपनी बाईं ओर घूमी, ऐसे अपनी बाईं ओर घूम, सॉरी, यहाँ से अगर आएगी तो अपनी बाईं ओर घूमेगी ना, हल्का सा ऐसा शेप होगा, ये देखिए ऐसा शेप होगा। ठीक है, और यहाँ से भी अगर कोई एयर आएगी तो वो अपनी बाईं ओर घूमेगी, यहाँ से भी आएगी तो अपनी बाईं ओर घूमेगी। अगर आप इनका आगे का शेप देखोगे तो ये इस तरीके से घूमेगा और ये क्या बनाएगा, क्लॉकवाइज आकार बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों का जो वो रोटेशन होता है, उनका गति घूमने की जो दिशा होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। फिर से इस चीज़ को आप देखिए, नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ऐसे आएगा चक्रवात, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे आएगा, घड़ी की सुई की दिशा में या क्लॉकवाइज ऐसे। क्यों आ रहा है, इनका चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कॉरियोलिस बल क्या कर रहा है, ऊपर बाईं तरफ मोड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को दाईं तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अब चक्रवातों के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन या उपोष्णकटिबंध चक्रवात। सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। 30 डिग्री नॉर्थ से कहाँ, 30 डिग्री साउथ के बीच में। 0 डिग्री मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने पहले बोला था भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल कम होता है, जिस कारण भूमध्य रेखा पर चक्रवात बनना संभव नहीं है। ये क्या करेगा, भूमध्य रेखा से, जैसे अगर ये भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर पे बनेगा, थोड़ा सा नीचे पे बनेगा, और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे ही क्यों बन रहा है, इससे ऊपर वाले एरियाज़ में क्यों नहीं बन रहा है, इसका भी मैंने यहाँ पे रीज़न लिखा है। इसमें क्या चाहिए, पहला तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में बनेगा। अगला क्या लिखा है मैंने, तापमान लगभग 27 डिग्री होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि अर्थ के इस वाले एरिया में सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो तापमान भी यहीं पे इसके आसपास होना पॉसिबल है। इससे ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, तापमान कम होगा, एयर ऊपर नहीं उठेगी। एयर ऊपर नहीं उठेगी तो उस वाले खाली स्थान, जो एयर ऊपर उठ रही थी अपने नीचे जो खाली स्थान छोड़ गई, उसको भरने के लिए इधर उधर से एयर नहीं आएगी और चक्रवात नहीं बनेगा। इसीलिए क्या लिखा है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर। पूर्वी पवनों का प्रभाव, ये पूर्वी पवनें मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जो हमारे भूमध्य रेखा की तरफ आ रही थी, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में और ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में। इनका प्रभाव क्यों होता है, ये क्या करती हैं, इस वाले एरिया में जो चक्रवात बन रहा होगा उसको अपने साथ ऐसे ले आती हैं। ठीक है, महाद्वीपों के ओर ले आती हैं। और इसमें आप देखोगे पूर्वी पवनों का प्रभाव, उसका क्या असर होगा, महाद्वीपों के पूर्व में, महासागर के पश्चिम में। ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था, वर्षा वाले में, जब मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा जब मैं आपको वर्षा पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्या समझाया था अच्छे से, वर्षा क्या होती है, महाद्वीपों के पूर्व में और महासागरों के पश्चिम में। ये जो महाद्वीप है इसका तो एक पूर्वी भाग है ऐसे ईस्ट, और ये जो महासागर है इसका क्या है, पश्चिमी भाग। क्योंकि ये भी
ये जो चक्रवात है ये भी पूर्वी पवनों का इसमें प्रभाव होता है। ये भी क्या होगा, महाद्वीपों के पूर्व में, महासागरों के पश्चिम में, ठीक है। और इन चक्रवातों में क्या होगी, संवहनीय वर्षा होगी। अब देखो आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने क्या बोला, इन चक्रवातों में संवहनीय वर्षा होगी। संवहनीय वर्षा का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता है। एयर ऐसे ऊपर उठती है सीधे सीधे, और ऊपर बादल बनता है और नीचे बारिश होती है। ये ऊपर क्यों उठ रही थी, क्योंकि टेम्परेचर अधिक था किसी स्थान पर। और इसकी भी क्या शर्त है, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आपको अब यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, ये सब मैंने आपको कल बताया है। वही चीज़ साइक्लोन या चक्रवात में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अप्लाई हो रही है। और अधिक विनाशक होते हैं। अधिक विनाशक क्यों होंगे, जब भी आपने देखा था कल संवहनीय वर्षा हो रही थी तो उसमें कौन से क्लाउड बन रहे थे, क्यूमुलोनिम्बस। मैंने आपको बताया था ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब बनते हैं बहुत कम समय के लिए बहुत तेज़ी से बारिश होती है नीचे, ठीक है। और बहुत अधिक विनाशक होंगे कौन से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर आप देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के 4-5 पॉइंट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, मैं आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ। फिर देखो मैंने एक चीज़ कल आपको और समझाई थी पवनों में। मैंने क्या बोला था, अगर गर्म पवन को, किसी भी गर्म हवा को या गर्म एयर को, हम लोग अपने यहाँ लू बोल रहे हैं इंडिया में, अगर हम लोग उसको यहाँ पे लू बोल रहे हैं तो उसके हर देश में अलग अलग नाम थे। कहीं उसको चिनूक बोला जा रहा था, कहीं उसको फॉन बोला जा रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं इसको हिंद महासागर में चक्रवात। यही चक्रवात अगर अटलांटिक महासागर में आएगा तो इसी का नाम होता है हरिकेन। अटलांटिक महासागर लिख लो, या इसको यूएसए वाला क्षेत्र लिख लो, अमेरिका वाले क्षेत्र में इसको हरिकेन बोला जाता है। दक्षिणी चीन सागर में अगर ये चक्रवात आएगा वहाँ इसको होगा तो यही चक्रवात, क्वालिटीज़ उसकी जो होंगी, क्राइटेरिया यही होगा, सबका होगा वो चक्रवात ही। लेकिन वहाँ पे उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, टाइफून, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर में क्या बोलेंगे इस चक्रवात को, टाइफून। अटलांटिक सागर में क्या बोलेंगे, हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में इस चक्रवात को क्या नाम देते हैं, विली विली, ठीक है। ये हो गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन। ये क्या होता है, दो वायु राशियों के मिलने से होता है। मैंने बताया था ना, हमारे जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारी वायु राशियाँ या एयर मास है। कोई कोल्ड होगा, कोई वार्म होगा, फिर कोई और कोल्ड होगा, कोई और वार्म होगा। और ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये जो वायु राशियाँ हैं ये हमारे जैसे आप आसमान की तरफ देखोगे, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपके सिर के ऊपर ये 100-150 वायु राशियाँ घूम रही होंगी। ये वायु राशि क्या होती है, बहुत बड़े एरिया में एक ही वायु राशि होती है। अगर इतने बड़े एरिया में अगर कोल्ड है तो इतने ही बड़े एरिया में यहाँ पे वार्म होगी। बहुत बड़े एरिया में फैली होती हैं वायु राशियाँ। तो शीतोष्ण चक्रवात किसके कारण बनता है, दो वायु राशियों के मिलने से। जब मैंने आपको कल वाताग्र वर्षा बताई थी तब मैंने आपको बताया था वाताग्र वर्षा में क्या होता है, यहाँ से अगर वार्म आया, यहाँ से अगर कोल्ड एयर मास आया या वायु राशियाँ आई, अगर इन दोनों में टकराव होगा तो क्या होगा, वार्म वाला ऊपर उठेगा, कोल्ड वाला नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही वार्म वाला ऊपर उठा नीचे बन जाएगा लो प्रेशर। लो प्रेशर बना, और ये लो प्रेशर आपको अभी और ध्यान आ रहा होगा जब मैंने आपको 60 डिग्री में लो प्रेशर बताया था। जब मैंने आपको बताया था ना हार्डले, फेरल और पोलर सेल, जब मैंने आपको बताया तो 0 डिग्री वाला लो प्रेशर तो आपको समझ में आ गया था। जब मैंने आपको 60 डिग्री वाला लो प्रेशर बताया था, यहाँ से आ रही थी ध्रुवीय पवन है, ठंडी पवन है, यहाँ से आ रही थी गर्म पवन है, दोनों में टकराव होता है तो पवन ऊपर उठती है और नीचे लो प्रेशर बन जाता है। ये मैंने आपको 60 डिग्री वाले लो प्रेशर में बताया था। उसी वाले एरिया में क्या होगा, जैसे ही एक पवनें ऊपर उठेंगी, एयर ऊपर उठेगी, तो नीचे जो खाली स्थान है इसको भरने के लिए हवाएं या एयर इधर उधर से आएगी और ये फिर कॉरियोलिस बल के प्रभाव से घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। इनकी भी सेम चीज़, उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे घूमेगा, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगा, ऐसे। आई बात समझ में। दो वायु राशियों के मिलने से इसका एरिया क्या है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। ये क्या होता है, जल और स्थल दोनों में बन सकता है। ये मजे की बात है, जल और स्थल दोनों में बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंध चक्रवात कहाँ बन रहा था, केवल जल में, जबकि ये जल और स्थल दोनों में बनता है। ये महासागरों के पूर्व में तथा महाद्वीपों के पश्चिम में बनता है। ये भी आपको समझना पड़ेगा, महासागरों के पूर्व में और महाद्वीपों के पश्चिम में बनता है। जैसे मैंने आपको कल भूमध्य सागर वाला बताया था, ये भूमध्य सागर के इस वाले एरिया में बन रहा था टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ये अगर सागर है, महासागर है, इस अगर ये भूमध्य महासागर है तो इसके ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पूर्व। क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊँ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा पूर्व। तो महासागरों के पूर्व में और जो उसके यहाँ लगे हुए महाद्वीप थे उनके पश्चिम में, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। फिर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें कौन सी वर्षा होगी, वाताग्र वर्षा। कम विनाशक होगा,
और इसमें क्या होगा, भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है, मैंने आपको कल बताई थी ना मावट की वर्षा, जब वहाँ से जेट स्ट्रीम के साथ वो साइक्लोन या जो जलवाष्प है हमारी तरफ बढ़ रहा होता है, ऊपर हमारी जेट स्ट्रीम चलती है ना बहुत तेज़ तेज़ हमारे वायुमंडल में, वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि वो आपके एमसीक्यू के लिए उतना यूज़फुल नहीं है जेट स्ट्रीम वाला, ठीक है। तो क्या होता है जब जेट हमारा, एक तो एयर चलती है हमारे जो हमको टच करते हुए जाती है, ठीक है, एक एयर तो कहाँ चलती है जो हमें टच करते हुए जाती है। अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं, ये जो चल रही है ना ऊपर, ये तो है हमारी वाली एयर जो हमें हमको टच करते हुए जाती है, ये जो इधर उधर चल रही है ये तो हमें महसूस होती है, लेकिन जो ऊपर ऊपर चल रही है देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर, यही जेट स्ट्रीम कहलाती है, ठीक है। अब शायद आपको इस समझ में आ गया हुआ ये बात। तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एयर ऊपर उठी शीतोष्ण चक्रवात में, कुछ अपने साथ मॉइस्चर लेके गई, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार जेट स्ट्रीम चल रही है, ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, इन मॉइस्चर को धकेल के कहाँ ले आती है, इंडिया के ऊपरी वाले भाग में। जैसे ही इंडिया के ऊपरी वाले भाग में यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे ये हैं हमारे हिमालयाज़, हिमालय से टकराती हैं और यहीं पे अपना वर्षा कर देती हैं टकरा कर, ठीक है। और ये वाली वर्षा हमें अक्सर कब दिखती है, शीतकालीन वर्षा, ठंडियों के टाइम में। इसी वर्षा को मैंने क्या बोला था कल, मावट की वर्षा, ठीक है। ये हो गया इससे रिलेटेड पॉइंट, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैंने हर चीज़ आपको कल की क्लास में बताया है, वही आज इसमें भी अप्लाई हो रहा है चक्रवात में, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी देखो, चक्रवात के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी, फिर मैंने चक्रवात के आपको प्रकार बताए, उष्ण और उपोष्ण, उष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होते हैं और उनको कहाँ कहाँ क्या क्या नाम दिया जाता है ये बताया। उसके बाद आपको मैंने शीतोष्ण चक्रवात बता दिया। अब चलते हैं प्रति चक्रवात, ये इस चक्रवात का उल्टा है। चक्रवात में क्या हो रहा था, लो प्रेशर बन रहा था, एयर ऊपर की तरफ उठ रही थी, और ये जो खाली स्थान बचा यहाँ पे, इसको भरने के लिए एयर यहाँ से आ रही थी, और इनके एक पैटर्न से चक्रवात बन रहा था। प्रति चक्रवात में क्या होगा, हाई प्रेशर वाले एरिया में बनता है, उच्च दाब वाले क्षेत्र में। उच्च दाब वाले क्षेत्र में अगर एयर कहीं पे नीचे बैठ रही है तो आसपास की एयर इधर उधर भागेगी, और कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण इसमें हल्का सा घुमाव आएगा और एक चक्रवात का रूप ले लेगी। ये कहाँ बनता है, उच्च दाब वाले क्षेत्रों में। इसका उल्टा होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज बनते हैं प्रति चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में क्या बनते हैं, क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपसे क्या बोला था, एयर अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। अगर इसको ऊपर भागना था, जैसे इस वाले पॉइंट में हाई प्रेशर है, ऊपर से एयर गिर रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, अब यहाँ की एयर इधर उधर भागेगी, माना इसकी एयर यहाँ भागना चाह रही थी, यहाँ जाना चाह रही थी, हल्का सा दाएं मुड़ जाएगी, ऐसे जाना यहाँ चाह रही थी, हल्का सा दाएं मुड़ी, ऐसे जाना चाह रही थी, हल्का सा दाएं, ऐसे जाना चाह रही थी, हल्का सा दाएं, ऐसे दाएं, ठीक है। अब इसका शेप देखो, ये क्लॉकवाइज बन गया, जैसे घड़ी की अनुकूल दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। तो हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों में बनता है, और प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। कैसे होता है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसी को आप अगर दक्षिणी गोलार्ध में अप्लाई करोगे, ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण गोलार्ध में अगर एयर ऐसे जाना चाह रही है, अपनी बाईं तरफ मुड़ेगी, ये भी अपनी बाईं तरफ मुड़ी, ये भी अपनी बाईं तरफ मुड़ी, ये भी अपनी बाईं तरफ मुड़ी, तो आप देखोगे ऐसा शेप बना इसका, तो एंटी क्लॉकवाइज। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है। इसी का उल्टा क्या था, चक्रवात। चक्रवात क्या था, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ये सब किसका प्रभाव है, कॉरियोलिस बल का, ठीक है। प्रति चक्रवात भी हो गया। अब हम चलते हैं इससे आगे। ज्वार भाटा एक छोटा सा टॉपिक है। आपने देखा होगा जब आप समुद्र के आसपास कभी आपने देखा हो तो समुद्र की लहरें लगातार ऐसे ऊपर चढ़ती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर ऊपर जाती हैं। ऊपर उठने को बोलते हैं ज्वार, नीचे आने की इसकी दिशा को बोलते हैं भाटा। ये क्यों होता है, चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जल का ऊपर उठना। ये इसका प्रभाव किसका प्रभाव है, चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ठीक है। उच्च ज्वार कब होगा, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक ही दिशा में हो। माना ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। चंद्रमा भी इसको, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी जल को ऐसे खींचेगा, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी इस दिशा में बल को, वो जल को खींचेगा। तो दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इस दिन क्या होगा, ज्वार अपने उच्चतम स्तर पर होगा। इसको हम बोलते हैं उच्च ज्वार। निम्न ज्वार कब होगा, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब समकोण बनाए। ये पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य, सूर्य खींच रहा है यहाँ की तरफ जल, चंद्रमा खींच रहा है यहाँ की तरफ जल, तो इनका जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा और सूर्य का लगभग बैलेंस हो जाता है, और क्या होता है इसमें, निम्न ज्वार की स्थिति बनती है।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, ये PYQ है, इसको आप ध्यान रखना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार ये क्या है, PYQ में एक आया हुआ है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ बनता है, फंडी की खाड़ी में, और ये कहाँ है, कनाडा में। और एक खाड़ी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना उस दिन, एग्जाम्पल क्या बताया था, गल्फ, आपको याद होगा, बे, बाइट। गल्फ सबसे कम चौड़ा, बे उससे चौड़ा, और बाइट सबसे अधिक चौड़ा। ये भी मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में आपको बताया था। तो बे ऑफ फंडी या फंडी की खाड़ी में क्या होते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। अब पढ़ते हैं हम समुद्र की कुछ उच्चावच या समुद्र की स्थलाकृतियाँ। जैसे स्थलाकृतियाँ मैंने आपको कहाँ बताई थी, अर्थ के बारे में बताई थी। अर्थ में हमारे पर्वत होते हैं, हमारे पठार होते हैं, मैदान होते हैं, ठीक है, और कुछ मरुस्थली भाग होता है। वैसे ही समुद्र की भी अपनी कुछ स्थलाकृतियाँ होती हैं। उन स्थलाकृतियों से रिलेटेड कभी कभी MCQ आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये मैं समुद्र को, अगर मैं इस वाले एरिया को समुद्र समझूं, ये जो आपको दिखाया है, ये अगर ये पूरा समुद्र है, इसमें आप देखोगे इस वाले भाग को बोलेंगे हम निगमन तट, इस वाले भाग को बोलेंगे महाद्वीपीय उत्थान, इसको बोलेंगे ढाल, और इनको बोलेंगे समुद्री मैदान, ठीक है। ये हैं समुद्र से रिलेटेड स्थलाकृतियाँ, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ये भी आपको याद करना है। गर्त, गर्त मतलब ट्रेंच, ट्रेंच कैसे बनती है ये मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था। कब बनती है ट्रेंच, जब एक प्लेट सबडक्ट करती है, ठीक है, एक दूसरे के नीचे, जब एक प्लेट नीचे की ओर दबती है, तब वहाँ पे क्या बनता है, ट्रेंच वाली स्थिति बनती है। ये भी मैंने आपको दो चीज़ें बताई होंगी, एक बनाया था आपको ट्रेंच, दूसरा बताया था रिच। ट्रेंच या रिच, ट्रेंच को बोलते हैं गर्त, रिच को क्या बोलते हैं, शायद कटक। आपको शायद ध्यान हो, जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला बताया था ट्रेंच, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्त, दूसरा बताया था रिच, जिसको बोलते हैं कटक। ट्रेंच कब बन रहे थे, जब एक प्लेट नीचे चले जा रही थी, एक प्लेट ऊपर उठ रही थी। इस वाले भाग में जहाँ ये नीचे जा रही है, यहाँ पे बन रहा था बहुत गहरा गड्ढा या खाई, इसको बोलते हैं हम ट्रेंच। ट्रेंच कब बनता है, कन्वर्जेंस वाले टाइम में या अभिसरण वाले टाइम में, अभिसरण के समय। अभिसरण मतलब जब दो प्लेसें आपस में टकराएंगी, तब क्या बनेगा, ट्रेंच। गर्त या ये सॉरी कटक या रिच कब बनेगा, प्लेट के डाइवर्जेंस के टाइम में, जब एक प्लेट यहाँ भागेगी, एक प्लेट यहाँ भागेगी, बीच में दरार होगी, ये बनेगा रिज, या हिंदी में बोलेंगे इसको कटक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट्रेंच। हमारे समुद्र के अंदर बहुत गहरे गहरे ट्रेंच हैं, बहुत गहरे गहरे गर्त हैं। एक बार मैंने आपको लिखाया भी था शायद, जो मैरियाना ट्रेंच है या मैरियाना गर्त है, इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 मीटर है ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 मीटर। जबकि जो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर या लगभग 11 किलोमीटर गहरा है ये, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्यूरियल ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच और एल्यूशियन ट्रेंच, ये चारों कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। पोर्टरिको ट्रेंच या पोर्टरिको गर्त, ये कहाँ पाया जाएगा, अटलांटिक में। ये इंपॉर्टेंट है। जावा एवं सुंडा कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर में, ठीक है। ये आपको याद करना है। अब चलते हैं इससे आगे। अब यहाँ पे समुद्र से रिलेटेड कुछ अन्य आकृतियाँ भी हैं, ठीक है। समुद्र से रिलेटेड कुछ अन्य आकृतियाँ भी हैं, जैसे हमारे बाहर हमको पर्वत पठार दिखते हैं ना, वैसे ही समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं। एक बार शायद मैंने आपको ये बताया भी था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूँ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नीचे से ज्वालामुखी निकला और लावा आया, और ये लावा ठंडा होकर इसने छोटा छोटा क्या करा, एक दूसरे के ऊपर जमा होकर पर्वत जैसा बना दिया समुद्र के अंदर ही, या द्वीपों का एक समूह बना दिया, जिसको मैंने आपको बोला था आर्कीपिलागो, आर्कीपिलागो या द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह या जो समुद्री पर्वत हैं, ये क्या होते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पर्वत समुद्री पर्वत कहलाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, इन जो समुद्री पर्वत हैं, इनके अगर ऊपरी हिस्से में किसी कारण से कटाव हो जाए और ये ऐसा रूप ले ले, ये जो समुद्री पर्वत है, इसके ऊपर वाले हिस्से में यदि कटाव हो जाए, और किसी कारण से अगर इनके ऊपर कटाव हो जाए समुद्र के अंदर, ठीक है, और ये कुछ ऐसा रूप ले लें, तो इसको हम बोलते हैं गुयोत। ये अक्सर MCQ में आता है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर MCQ में क्या आता है, गुयोत स्थलाकृति या
गुयोत कहाँ पाया जाता है या किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन आएगा नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, ठीक है, और समुद्री आकृति है या ग्लेशियर के द्वारा। इसमें आपको क्या करना है, एक समुद्री आकृति है गुयोत। गुयोत क्या होते हैं? पर्वतों का कटा हुआ रूप, ठीक है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, मैंने लिखा है थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता, ठीक है। इस वाले वर्ड को समझो, थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता। देखो हमारा समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा है, अगर सनलाइट ऊपर से पड़े तो आपको कुछ ही किलोमीटर तक, अगर हमारे समुद्र की, अगर मैं इस गहराई को अगर मैं 20 किलोमीटर मानूँ गहराई, अगर इसकी, अगर मैंने क्या बोला समुद्र 20 किलोमीटर गहरा है, तो जो हमारी सनलाइट है, जब दिन में सूर्य आता है तो सूर्य की लाइट केवल 4 या 5 किलोमीटर तक ही पहुंच पाती है अंदर। अगर आप समुद्र के नीचे, अगर आप यहाँ से डाइव मारो और समुद्र के नीचे जाओ, लगभग आपको 4 या 5 किलोमीटर तक ही उजाला दिखेगा, उसके बाद आपको बहुत अंधेरा दिखेगा। वहाँ तक सूर्यताप नहीं पहुँच पाता है। अगर वहाँ तक सूर्यताप नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ का पानी कैसा होगा? ठंडा। जहाँ तक सूर्यताप पहुँच पा रहा है वहाँ का पानी कैसा होगा? गर्म। जो इस पानी का विभाजन करता है और सूर्य के प्रकाश के आधार पर जो समुद्र में विभाजन करता है, उस वाली लाइन को बोलते हैं थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? समुद्री पर्वत, थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता और गुयोत। और ये ताप प्रवणता किसके आधार पर है? सूर्य के ताप के आधार पर, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। देखो समुद्र में बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। आपने सुना होगा समुद्र का पानी अक्सर क्या होता है? खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो समुद्र में जो लवण पाए जाते हैं, उन लवणों के आधार पर अगर मैं इनका सीक्वेंसिंग करूं, समुद्र में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा लवण पाया जाता है? वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर में पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरे नंबर में पाया जाता है सल्फेट। सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक लवण, सबसे दूसरे नंबर में मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरे में मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपको लिखने हैं इसके अंदर तत्व कौन से पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्लोरीन, दूसरे में पाया जाता है सोडियम। और अगर लवण बोलूँ तो लवणों का ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, समुद्र के अंदर लवणता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पहला तो है वाष्पीकरण और वर्षण। इसको आप समझना, आपके एक ये गिलास में माना, या आपकी एक बोतल है पानी की, इसमें 1 लीटर पानी भरा है और इसमें मैंने क्या कर रखा है, अभी 200 ग्राम नमक डाला है। आपकी इस पानी की बोतल में क्या है? 1 लीटर पानी है और 200 ग्राम मैंने नमक मिलाया हुआ है। आपने इस पानी को धूप में रख दिया, आपका पानी क्या हुआ? 1 लीटर से 800 मिलीलीटर ही रह गया। आप 1 लीटर से क्या रह गया? 800 मिलीलीटर ही रह गया। जो बचा हुआ 200 मिलीलीटर है वो क्या हुआ? वाष्प बन के उड़ गया हवा में। अब आपकी बोतल में 800 मिलीलीटर पानी है और लवण की मात्रा अब भी 200 ग्राम ही है। लवण थोड़ी उड़ेगा हवा में, लवण का वाष्पीकरण नहीं होगा। तो वाष्पीकरण किसका हुआ? जल का। पहले 1 लीटर में 200 ग्राम था, अब 800 मिलीलीटर में 200 ग्राम है। तो अब क्या हो जाएगा? जल अधिक लवण हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है? वाष्पीकरण लवणता को प्रभावित करता है। शायद साथ ही वर्षण भी। वर्षण मतलब क्या है? वही मैं फिर से बताता हूँ। 1 लीटर पानी है आपके उसमें और 200 ग्राम अगर मैंने इसमें लवण मिलाया हुआ है या कुछ भी अगर मैंने नमक मिलाया हुआ है, अगर आपने इसमें और पानी ऐड कर दिया, आपने इसमें 200 मिलीलीटर और पानी ऐड किया, अब इसकी मात्रा हो गई पानी की 1200 मिलीलीटर और इसमें है 200 ग्राम लवण। अब लवण की मात्रा अनुपात के रूप में कम हो गई। अब लवणता क्या हो जाएगी? इस बोतल की कम हो जाएगी। इसलिए वाष्पीकरण से क्या होगा? लवणता बढ़ेगी, वर्षण से लवणता कम हो जाएगी, ठीक है। वर्षण की ही तरह क्या होता है? नदी जल जब हम हमारे समुद्र में जाता है तो नदी जल क्या होता है? एकदम स्वच्छ जल होता है, मीठा जल होता है। वो भी क्या करता है? लवणता को कम करता है। सेम ध्रुवों पर अगर बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघलने से भी क्या होता है? स्वच्छ जल मिलता है। स्वच्छ जल या मीठा जल हमारे समुद्र को प्राप्त होता है। अगर अधिक मीठा जल प्राप्त होगा समुद्र को तो फिर से क्या होगा? लवणता कम हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वाष्पीकरण में लवणता बढ़ेगी और अन्य कारकों में लवणता कम होगी, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या है लवणता को प्रभावित करने वाले? पवनें और महासागरीय धाराएं। जैसे हमारे लैंडफॉर्म में या हमारी स्थल में लगातार पवनें चलती हैं ना, एक दिशा में, कभी ऐसे पवन चलेगी, या आपने जो स्थायी पवनें मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, स्थायी पवनें मैंने आपको पढ़ाई थी ना, जो निरंतर एक ही दिशा में चल रही थी। इसी प्रकार क्या होता है? जैसे स्थल में पवनें चलती हैं, ऐसे ही समुद्र में धाराएं चलती हैं। धाराएं मतलब पानी का प्रभाव, ठीक है। जैसे ये अगर समुद्र है, यहाँ पे
पानी है और यहाँ पे कम पानी है, तो अक्सर क्या होगा, धाराएं क्या करेंगी, अधिक जल से कम जल की ओर चलेंगी और यहाँ पे वाटर को बैलेंस कर देंगी। तो अक्सर जब जहाज़ चलता है पानी में या समुद्र में, या पहले के जो यात्री देशों में ट्रैवल करते थे, ठीक है, कभी अरब से यहाँ आते थे या अंग्रेज जब यहाँ की तरफ आते थे, तो अक्सर क्या करते थे, इन्हीं महासागरीय धाराओं का प्रयोग करते थे अपनी नाव को चलाने में। ये समुद्र में क्या होता है, निरंतर महासागरीय धाराएं चलती हैं। तो महासागरीय धाराएं चलती तो वो भी क्या करती हैं, जल को इधर उधर ले जाने का काम करती हैं। इससे भी क्या होती है, हमारी लवणता प्रभावित होती है पवनों से और महासागरीय धाराओं से। अब हम देखते हैं महासागरीय धाराएं बनती क्यों हैं। पहला फैक्टर तो आ गया लवणता, ठीक है। लवणता का संबंध किससे होगा, जल के घनत्व से। जिस जल में लवणता अधिक होगी उसका घनत्व अधिक होगा, जिस जल में लवणता कम होगी उसका घनत्व कम होगा और अधिक फैला हुआ जल होगा। तो जल क्या करता है, हमेशा बैलेंस करता है, यहाँ से इस दिशा में चलेगा, ठीक है। सेम हो गया तापमान। तापमान में भी क्या होगा, माना यहाँ पे इतना जल है और यहाँ पे दूसरा समुद्र है, यहाँ पे इतना कम जल है, ये क्या हुआ, वाष्पीकरण से इसका जो जल था या तापमान बढ़ने से उड़ गया। यहाँ पे अधिक जल है, यहाँ पे कम जल है, तो क्या करेगा, जल यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रैवल करेगा और ये भी क्या बनाएगा, ओशियनिक करंट या महासागरीय धाराएं। तो लवणता, तापमान एवं घनत्व, पवन एवं वर्षा। दूसरा कॉरियोलिस बल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉरियोलिस बल क्या करता है, महासागरीय धाराओं को दिशा प्रदान करता है, ठीक है। फिर क्या वो बताऊंगा मैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ मुड़ता है दाईं तरफ, साउथ हेमिस्फीयर में बाईं तरफ। कॉरियोलिस बल हो गया। और समुद्री स्थलमंडल भी बहुत बार क्या करता है, ये महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। जैसे कोई महासागरीय धारा यहाँ से यहाँ की तरफ जाना चाह रही थी और उसके बीच में समुद्री पर्वत आया, तो इसने क्या करा, यहाँ टकरा के यहाँ की ओर चले गई। तो समुद्री आकृतियाँ भी क्या करती हैं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले या इनको बनाने वाले कारण ये हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। अब आता है आपका रटने वाला काम, ठीक है। अब बनेंगे यहाँ से एमसीक्यू। एमसीक्यू हमेशा इस वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर मैं ओशियनोग्राफी की बात करूँ या समुद्री विज्ञान की बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला मैप और सबसे अधिक एमसीक्यू यहीं से बनेंगे आपके। अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इसको खुद इसके नोट्स बनाने हैं। अपनी नोटबुक में आप लोग क्या करोगे, खुद से इसके नोट्स बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो पहले तो आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लो। जो रेड कलर से दिखी है आपको धारा, वो है आपकी गर्म धारा। जो ठंडे से दिखी, वो ब्लू से दिखी है, वो है आपकी ठंडी धाराएं, ठीक है। और आप देखोगे अक्सर ठंडी धाराएं कहाँ से आ रही हैं, ध्रुवों से नीचे की तरफ। ये देखो ग्रीनलैंड है, लेब्राडोर है, ठीक है। तो जो रेड कलर से दिखी हैं ये हैं गर्म धाराएं और जो ब्लू से दिखी हैं वो क्या है, ठंडी धाराएं। और आप इस पर देखो, कहीं पे रेड है, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ब्लू है, इस तरीके से धाराएं चल रही हैं। अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं। हमारे महासागर में अनेकों धाराएं चलती हैं। जैसे ये देखो, ये वाला हिस्सा है प्रशांत महासागर का, क्योंकि अर्थ गोल है तो यही इसका पिछला हिस्सा होगा। ये भी क्या होगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये है प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, बीच में अटलांटिक और यहाँ पे हिंद महासागर। 3 महासागर हैं। इसमें देखो कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रशांत महासागर की बात करूं तो इसमें देखो अलास्का धारा बह रही है यहाँ पे। अलास्का का रेड कलर है, इसका मतलब है गर्म जलधारा है। अलास्का गर्म जलधारा है। पैसिफिक में ही आप देखो कैलिफोर्नियन धारा बह रही है। पैसिफिक में ही आपकी पेरू बह रही है, ठीक है। पैसिफिक में ही आप इस तरफ देखो, ऊपर से आ रही है ओयो शिवो, ठीक है। पैसिफिक में एक ऊपर से कौन सी आ रही है, ओयो शिवो। ओयो शिवो कैसी होगी, ठंडी, क्योंकि इसका कलर यहाँ पे ब्लू से दिखाया गया है। और नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है क्यूरोशियो, ठीक है। ऊपर से आ रही है ओयोशियो, नीचे से जा रही है क्यूरोशियो। ये भी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। अब आपको प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट नोट करनी है। प्रशांत महासागर में अलास्का, कैलिफोर्निया, पेरू, ओयोशियो, क्यूरोशियो और ऑस्ट्रेलिया। 6-7 जलधाराएं आपको इसमें याद रखनी है। सेम आपको अटलांटिक में आना है। अटलांटिक की कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ब्राज़ीलियन, बेंगुआला, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, लेब्राडोर, नॉर्वेजियन और ईस्ट ग्रीनलैंड। ये धाराएं कौन से समुद्र में बह रही हैं, अटलांटिक में। अब आते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं बह रही हैं, मोज़ेम्बिक, एगोलास, मोज़ेम्बिक और एगोलास। और इस तरफ आप देखोगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन। यहाँ कौन सी थी, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन। ये कहाँ बह रही थी, प्रशांत में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कहाँ बह रही है, हिंद महासागर में, ठीक है। तो आपको हर समुद्र में लगभग
5 6 इंपॉर्टेंट धाराओं के नाम याद रखने हैं। आप चाहे ना ये जो ब्लैक में दिखी हैं, जो ब्लैक वाले एरोज देख रहे हैं, आप चाहो तो इनको नोट डाउन नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी ब्लैक में दिख रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा हो रही है याद करने के लिए, आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो या इनको हटा सकते हो। आपको केवल कौन सी धाराएं लिखनी है अपनी नोटबुक में, जिनका कलर ब्लू है और जिनका कलर रेड है, ठीक है। अब देखो आप इसको लिखोगे कैसे। आप मैं अगर चाहता तो इसको आपको यहाँ पे लिखा भी देता, लेकिन अगर मैं आपको लिखाऊंगा तो हो सकता है आप इसको जल्दी भूल जाओ। अगर आप इसको खुद देख देख के यहाँ से वहाँ अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आपको इससे अच्छा याद होगा और आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि कौन सी धारा किस दिशा में और कहाँ बह रही थी। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है। अगर मुझे ये धाराएं लिखनी होती मैं कैसे लिखता, मैं हेडिंग बनाता इंडियन ओशन या हिंद महासागर, ठीक है। आप लोग भी क्या करोगे, ऐसी हेडिंग बनाओगे इंडियन ओशन या हिंद महासागर। फिर उसमें 2 एरो बना के दिखाता है, गर्म एक ठंडी। अब गर्म देखो इंडियन ओशन में कौन सी है, ये है हिंद महासागर। इसमें गर्म बताओ कौन सी है, मोजेम्बिक अगुलास। 2 हैं गर्म जलधारे, मोजेम्बिक और अगुलास। मैं यहाँ पे क्या करता, मोजेम्बिक अगुलास लिख लेता, या इसको अलग पेन से लिख लेता। मैं गर्म को लिख लेता रेड पेन से और ठंडी को लिख लेता ब्लैक पेन से। अब ठंडी कौन सी बह रही है यहाँ पे देखो हिंद महासागर में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बह रही है ना ठंडी, तो मैं क्या करूँगा, अब हिंद महासागर में जाऊँगा और इसके इस वाले पार्ट में लिख दूँगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ऐसी इंडियन ओशन। ऐसे ही मैं करता हूँ पैसिफिक ओशन के लिए। यहाँ पे गर्म, यहाँ पे क्या लिखता है इसमें गर्म, यहाँ पे क्या लिखता ठंडी। आई बात समझ में, यहाँ पे गर्म यहाँ पे ठंडी। फिर गर्म के नीचे आप पैसिफिक ओशन में क्या क्या लिखोगे, अलास्कन धारा, क्यूरोशियो धारा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन धारा या पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। अलास्का, क्यूरोशियो और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। फिर प्रशांत महासागर के ठंडी वाले कॉलम में मैं क्या लिखता, कैलिफोर्नियन धारा, पेरुअन धारा, ओयोशियो धारा, ठीक है। फिर ऐसा ही मैं तीसरा फ्लो चार्ट बनाता किसका, अटलांटिक का। अटलांटिक में मैं गर्म में क्या लिखता, गल्फ स्ट्रीम लिखता, नॉर्वेजियन लिखता, ब्राज़ीलियन लिखता, ठीक है। अटलांटिक के ठंडे वाले कॉलम में क्या लिखता, लेब्राडोर, ईस्टर्न ग्रीनलैंड, बेंगोवाला, कैनेरी। आई बात समझ में, ये मैं उस पर लिखता। आप लोगों को भी इस तरीके से करना है। अब आपने कोई पॉइंट आप अगर आप देखो आप जैसे इस वाले को फोकस करना, ठीक है। इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, नीचे से गर्म जा रही है, ऊपर से ठंडी आ रही है। यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिल रही हैं। सेम हो रहा है यहाँ पे, नीचे से गर्म जा रही है, ऊपर से ठंडी आ रही है, यहाँ पे भी मिल रही हैं, ठीक है। तो जिस भी क्षेत्र में, ये याद रखना, जिस भी क्षेत्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, उस क्षेत्र की कुछ खासियत होती है। अगर आपको मैं उठा के अगर इस वाली पोजीशन में पहुंचा दूँ, इस वाली लोकेशन पे पहुंचा दूँ जहाँ पे दोनों जलधाराएं आपस में मिल रही हैं, कौन सी, ठंडी और गर्म। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत अधिक कोहरा लगेगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे मछलियाँ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, क्योंकि मछलियों के लिए ये एक आइडियल टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो इन वाले क्षेत्रों में क्या होता है, मछलियों को बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है। दूसरा, अक्सर इन क्षेत्रों में कोहरा लगा होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप लोग अपना ये धाराओं को अपने नोटबुक में लिखोगे, और जो भी मुझे समुद्र विज्ञान में आपको पढ़ाना था मैंने इसमें आपका करवा दिया। अगर कुछ टॉपिक बचे होंगे तो फिर मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको भी कवर करा दूँगा, ठीक है। अभी मैंने आपको चलो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ये आप नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैंने आपसे कल क्या बोला था, जब ईस्टर्न पवनें, पूर्वी पवनें चलती हैं, वो क्या करती हैं, इस वाले हिस्से में क्या करती हैं, बताइए, इस वाले हिस्से में क्या करती हैं, वर्षा। इनका जल यहाँ आते आते ख़त्म हो जाता है, इस वाले हिस्से में क्या हो जाता है, डेजर्ट या मरुस्थल बन जाता है। सेम यहाँ भी मरुस्थल बनेगा, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, सब इस साइड है ना। इस वाले हिस्से में मरुस्थल बनेगा, इस वाले हिस्से में बारिश होगी। तो मैंने क्या बोला, मरुस्थल बनने का एक कारण तो क्या है, पूर्वी पवनें। आपको बात याद आई, मरुस्थल बनने का एक कारण क्या हो गया, पूर्वी पवनें। पूर्वी पवनें क्या करती हैं, महाद्वीप के पूर्व में वर्षा, महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल। अगर मैं इसी को उल्टा बोलूँ, महासागर के पश्चिम में वर्षा और महासागर के पूर्व में मरुस्थल, ठीक है।
तो आपने क्या देखा, जो मरुस्थल बन रहा था उसमें बहुत बड़ा रोल किसका था, पूर्वी पवनों का। लेकिन आपको अगर मैं एक चीज़ और बताऊं, मरुस्थल बनने में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ठंडी जलधाराओं का। क्योंकि ठंडी जलधारा अगर कहीं पे बह रही है वहाँ पे मौसम बहुत अधिक शुष्क होगा, ड्राई होगा एकदम। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में ठंडी जलधारा बह रही है, ब्लू वाली लाइन बह रही है, तो आप ये मान के चलिए इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ का जो वायु होगी उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने देखा होगा ना, जब ठंड होती है तो हमारी स्किन भी एकदम ड्राई हो जाती है ना। स्किन भी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये ठंडे जहाँ पे जलधाराएं बह रही होगी, इसकी खासियत क्या होती है, एकदम ये सूखा सूखा मौसम यहाँ पे बनाती है, एकदम ड्राई मौसम। तो इन भागों में मरुस्थल बनने का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, इनके आसपास बहने वाली ठंडी जलधाराएं। एक कारण तो क्या है, पूर्वी पवनों का प्रभाव। दूसरा कारण क्या है, ठंडी जलधाराएं। आई बात समझ में। तो आप क्या देखोगे, अक्सर जो मरुस्थल है इन वाले ही भागों में होगा। यहाँ पे भी मरुस्थल, यहाँ पे भी मरुस्थल, भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया का तो ये पूरा मरुस्थली भाग है, पश्चिम वाला। ठीक है, और यूएसए का भी ये जो पश्चिमी भाग है ये भी यहाँ पे पूरा मरुस्थल है। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है इससे। और अगर ठंडी जलधाराओं में बहुत ज़्यादा शुष्कता है या ड्राइनेस है और यहाँ पे पूरे मरुस्थल बन रहे हैं, तो वहीं क्या होगा, जहाँ पे गर्म जलधाराएं बह रही होंगी, गर्म जलधाराएं अपने साथ नमी लेके चलती हैं। अपने साथ क्या करते हैं, नमी लेके चलती हैं। और ये भी रीज़न है इस वाले क्षेत्र में हमेशा मौसम बारिश वाला बने रहता है। ठीक है, और मैंने फिर आपसे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला इमेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जलधाराओं को इस वाले सीक्वेंस में अपने नोट्स में ऐड करना है। फिर आपका चाहे एमसीक्यू में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलियन धारा कौन से महासागर में बहती है, आप इसको भी टिक कर दोगे इंडियन ओशन। ऑस्ट्रेलियन जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, इसमें भी आप टिक कर दोगे ठंडी। ऐसे अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ओशनोग्राफी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपको पढ़ाना था, छोटा सा सेगमेंट था। अब हमारा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो मैं कभी आपको लिखा दूंगा, एक आध क्लास, एक दो क्लास एक्स्ट्रा लेके। अब जो हमारी कल से चलेगी वो चलेगी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब हमारी कल से चलेगी इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी भी मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। आपको रटना बहुत कम पड़ेगा उसमें, आप समझेंगे बहुत अच्छा उस टॉपिक को। ठीक है, आपको रटना कम पड़ेगा, आप समझेंगे बहुत अच्छा। और इस क्लास को अभी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं अभी से इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दूँगा तो फिर वो मिक्स हो जाएंगी क्लासेस। तो क्योंकि हमारा अभी फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैंने हर टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने का प्रयास किया है, और हर चीज़ का मैंने आपको एग्जांपल दे दे के भी समझाया है। और यही मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि यही मैं अपनी क्लासेस में थोड़ा सा अलग करने का ट्राई करूँगा। और आप एक बार PYQ उठा कर देखना, PCS के या लोअर PCS के, आपके ऑलमोस्ट PYQ इन क्लासेस से बन जाएंगे। कुछ फैक्चुअल PYQ हो सकता है अभी ना बने, क्योंकि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रटनी है, वो आपको मैं कभी इसके बाद वाली क्लासेस में आप करवा दूंगा। और साथ साथ मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं यहाँ करा रहा हूँ, जैसे आज मैंने ओशियोनोग्राफी आपको यहाँ करा दी है, तो आपको तुरंत आज ही उसको अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ना है उस वाले चैप्टर को। ठीक है, और क्या करना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं कि मुझे अपने नोट्स में ऐड करने चाहिए, वो आपको इसमें ऐड कर देने चाहिए। ठीक है, और इससे आपके पूरे कंप्लीट नोट तैयार हो जाएंगे। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, आपके लिए हमेशा डाउट सेक्शन वहाँ पे ऑन है टेलीग्राम में। कुछ भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, मेरी क्लासेस से तो आप पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी रेफरेंस बुक में भी कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं ज्योग्राफी के, आपको लगता है कि अपनी रेफरेंस बुक में कुछ आपका टफ कीवर्ड है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो भी मुझसे चैट के माध्यम से वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी फिर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे, और इसी महीने शायद मैं आपका उत्तराखंड भी साथ साथ शुरू कर दूँ, उत्तराखंड की क्लासेस। ठीक है, तो फिर आपकी 2 क्लासेस एक दिन में आएंगी, और आपका मैंने जैसे कि बोला है कि टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और मैं आपको करवा भी दूंगा टाइम से सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, आप लोग भरोसा रखिए और इसी तरीके से क्लासेस को पढ़ते रहिए, और अच्छे से समझिए हर चीज़ को, क्योंकि एक बार अगर आपने समझ लिया इस बीच ये मेरी क्लासेस में, तो हमेशा के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। आपसे मैं बार बार बोलता हूँ, SSC और UK PCS का प्रीलिम्स तो छोड़ दो, आप मेंस के आंसर्स को टच करने में कैपेबल हो जाएंगे इन क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि मेंस भी पूरा अंडरस्टैंडिंग का ही गेम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।